यूरोपीय देशों के भारत आगमन के साथ हमें यह देखना भी पड़ेगा कि जिस समय में भारत में मुग़ल सत्ता समाप्त हो रही थी, या यूँ कहा जा सकता है मुग़लों का शासन समाप्त हो रहा था, उस समय में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था, दूसरी ओर यूरोप से आने वाली शक्तियाँ आपसी संघर्ष के बाद अपनी यहाँ पर राजनीतिक उपलब्धियों, आर्थिक उपलब्धियों के साथ राजनीतिक जगहों को की तलाश में थी। 1700 से 1800 के मध्य के अगर हम भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें साफ दिखाई देती है कि एक तो केंद्रीय सत्ता, जिसे मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल सल्तनत के नाम से जानते हैं वो, और दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का बढ़ता प्रभाव, और यूरोपीय देशों में भी मुख्य रूप से अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष। क्योंकि 1700 से 1800 के मध्य तक पुर्तगाली और डच पहले से ही भारत से बाहर हो चुके थे। सबसे बड़ा जो प्रभाव देखा जा रहा था 1700 से 1800 के मध्य, जब भारत में यूरोपीय देश शक्तिशाली हो रहे थे, उस समय में भारत में एक तरफ मुग़लों का पतन, मुग़लों के अधीन जो छोटे सूबे थे, यहाँ सूबों से तात्पर्य होता है कि मुग़लों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें केंद्र के बाद जो दूसरा स्थान हुआ करता था वो सूबों का हुआ करता था। सूबे के सूबेदार जो हुआ करते थे वे मुग़ल शासक द्वारा नियुक्त होते थे और वे प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यों के लिए केंद्र के नियंत्रण में हुआ करते थे। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हुआ, क्योंकि औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार संघर्ष हुआ लगभग 12 वर्षों तक, और उत्तराधिकार संघर्ष के बाद मुग़लों की सत्ता नाम मात्र की हो चुकी थी, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़लों की सार्वभौमिक सत्ता का पतन हो गया और मुग़लों का नाम मात्र का अंतिम बादशाह जो था वो लगभग 150 वर्षों तक रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1858 तक बादशाह बहादुर शाह जफ़र मुग़लों का अंतिम सम्राट बना रहा, जो नाम मात्र का रहा। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। क्यों? क्योंकि सामंत और सूबेदारों ने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। उसके लिए अनेकों कारण जिम्मेदार थे। पहला तो खुद मुग़ल साम्राज्य, उत्तराधिकार संघर्ष, जिसकी वजह से वे राजनीतिक दृष्टिकोण से कमज़ोर होते गए। दूसरा, दक्षिण में क्षेत्रीय शक्तियाँ, अगर हैदराबाद, मराठा दक्षिण में, उत्तर भारत में सिख, मध्य भारत में अवध के शासक, राजस्थान के शासक, ये मुग़लों के प्रशासनिक और सैनिक कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए इन राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ किया, और इसकी शुरुआत हुई औरंगजेब की मृत्यु के बाद। यहाँ दो चीज़ें बनती हैं कि एक तो ये कि यूरोपीय देशों को किन के साथ संघर्ष करना पड़ा। यूरोपीय देशों को मुग़लों के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ा, यूरोपीय देशों को क्षेत्रीय राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा। और दूसरी तरफ केंद्रीय सत्ता का धीरे धीरे पतन। राजनीतिक स्थितियों को अगर देखा जाए तो सूबे जो थे, छोटे राज्य जो थे, वे अर्ध स्वतंत्र हो चुके थे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब, या यूँ कहा जा सकता है मुग़लों के नियंत्रण से स्वतंत्र होने के बाद ये धीरे धीरे स्वयं को शक्तिशाली बना रहे थे। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे दक्षिणी भारत के प्रमुख सूबों की। सबसे पहले हैदराबाद का जो स्वतंत्र शासक था चिनकिलिच खां, जो दक्षिणी भारत के 6 सूबों का सम्मिलित सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दक्षिण में सबसे बड़ा जो सूबेदार था वह हैदराबाद का चिनकिलिच खां था, जिसे दक्षिणी पथ का स्वामी या निज़ाम उल मुल्क की उपाधि उसे दी गई थी, जिसने हैदराबाद को राजधानी बनाकर दक्षिणी भारत में 1715 से 1750 के मध्य अपने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। हैदराबाद का महत्व क्यों था? दक्षिणी भारत का मुग़लों का सबसे बड़ा सूबा, और उसी का जो सूबेदार था उसने मुग़लों के केंद्रीय नियंत्रण से स्वयं को स्वतंत्र किया।
इसमें अकेला नहीं था, इसके साथ जो सहयोग दिया गया था वो दक्षिण के मराठों के सहयोग से चीन किलीज खां ने दक्षिणी भारत में अर्ध स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की और खुद को बादशाह बनाया। मराठों के सहयोग से हैदराबाद के चीन खिलीज खां ने अपने आप को दक्षिणी पथ का स्वामी, स्वतंत्र शासक बनाया और कर्नाटक, मैसूर तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया। दूसरी जो बात करते हैं, पूर्व की ओर लगे हुए सूबे, जिसमें हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात करते हैं। बंगाल का क्षेत्र जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा अर्थात पूर्वी तटीय क्षेत्रों का सबसे बड़ा सूबेदार था, जो हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पर था। उत्तराधिकार संघर्ष के बाद मुगल सत्ता से धीरे धीरे अलग होता जा रहा था, क्योंकि उत्तराधिकार संघर्ष के बाद जो राजनीतिक और सैनिक कमजोरियां आईं, उसका सबसे बड़ा प्रभाव इन स्वतंत्र राज्यों पर पड़ा। पहली बार मुर्शिद कुली खां ने उत्तराधिकार संघर्ष के साथ ही स्वयं के सूबों को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से केंद्रीय नियंत्रण या मुगलों के नियंत्रण से धीरे धीरे प्रशासनिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टिकोण से स्वयं को अलग किया। और उसी समय में उसी के पुत्र अलीवर्दी खां ने 1740 में बंगाल को पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और उसी के उत्तराधिकारी 1756 में सिराजुद्दौला ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब बनाया और यह वही सिराजुद्दौला था जिसके साथ अंग्रेजों का प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अभी तक हमने बात करी दो स्वतंत्र राज्यों की, हैदराबाद और बंगाल। अब अगर हम बात करते हैं मध्य भारत में अगर हम बात करते हैं तो अवध का जो क्षेत्र था वह भी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर था, केंद्रीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहता था। पर यहाँ पर स्थितियाँ बनी 1720 में। अवध में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना 1720 में शहादत खां, जो वहाँ का अवध का सूबेदार था, शहादत खां ने स्वयं को मुगल नियंत्रण से स्वतंत्र करते हुए स्वयं को वहाँ का निज़ाम बनाया और निज़ाम बनाते हुए उसने स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। इस कार्य में उसको बंगाल के शासकों का सहयोग प्राप्त हुआ। अवध के स्थानीय जो क्षत्रिय शक्तियाँ थी उन्होंने भी इसको सहयोग प्राप्त किया और अवध के ही नवाब 1754 में सुजाउद्दौला बना, जिसने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। ठीक है, ये थे दक्षिणी भारत और मध्य भारत के प्रमुख मुस्लिम सूबेदार जिन्होंने अपने आप को केंद्रीय नियंत्रण से स्वतंत्र किया। अब हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की अन्य एक शक्ति मराठा। जैसा कि हम जानते हैं शिवाजी के नेतृत्व में मराठा दक्षिणी भारत में शक्तिशाली हुए। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी, और संभाजी की मृत्यु के बाद शाहू अंतिम छत्रपति था परंतु अयोग्य था। शाहू ने 1708 में छत्रपति की उपाधि धारण करते हुए सतारा को राजधानी बना करके दक्षिण में पुनः मराठों को संगठित करना प्रारंभ किया। परंतु इसी के समय में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई कि मराठा राजनीति में पेशवा का पद प्रारंभ हुआ। पेशवा का तात्पर्य हुआ करता है कार्यकारी प्रधानमंत्री या मुख्य व्यक्ति, जो छत्रपति के आदेश पर मराठा साम्राज्य का शासन चलाया करता था। शाहू के अंतिम छत्रपति होने के बाद 1708 के समय के बाद, उस समय तक औरंगजेब की मृत्यु, उत्तराधिकार संघर्ष, क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्र होना और उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में शाहू ने स्वयं को मराठा खेमे से स्वयं को अलग किया, सतारा को राजधानी बनाया, छत्रपति की उपाधि धारण की और मराठा राजनीति में पेशवाओं की पद की परंपरा को प्रारंभ किया, जो 1713 से प्रारंभ हुई। परंतु अगर ये देखा जाए, मराठा साम्राज्य के सर्वोपरि पेशवा बन चुके थे, जो मुख्य रूप से तीन जो पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 जो प्रथम पेशवा थे, बाजीराव 1720 से 1740 और अंतिम और सर्वाधिक प्रमुख बाजीराव 1740 से 1746। इन तीन पेशवाओं ने प्रारंभिक समय में मुगल सत्ता के समाप्त होने के बाद, कमज़ोर होने के बाद, दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपसी संघर्ष और भारत पर अफगानों के आक्रमणों के समय में मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। परंतु बाजीराव के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं, उस युद्ध के बाद 14 जनवरी 1761 में जब तीसरे पेशवा बाजीराव की मृत्यु होती है और
पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली के साथ जो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध के बाद मराठा पूर्ण रूप से कमज़ोर हो चुके थे दक्षिणी भारत में। और इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला वो यूरोपीय देशों को मिला, क्योंकि यूरोपीय देशों के आपसी संघर्ष में सबसे बड़ी जो दक्षिणी भारत की जो शक्ति थी वो मराठा थे, और मराठा पानीपत के मैदान में पराजित हो चुके थे। तो शिवाजी के द्वारा स्थापित किया गया मराठा साम्राज्य जो था, बाद में संभाजी और शाहू के द्वारा नेतृत्व किया गया, परंतु अंत आते आते वो पेशवा के रूप में परिवर्तित हो चुका था। और पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, निर्णायक युद्ध के बाद मराठा जो थे वो निर्णायक रूप से पराजित हुए और लंबे समय तक वे पुनः शक्तिशाली नहीं हो सके थे। अगला जो राज्य है मैसूर। मैसूर राज्य का उत्थान हैदर अली के नेतृत्व में हुआ, परंतु हैदर अली स्वतंत्र जो शासक बना वो 1776 में मैसूर का सुल्तान बना और ख़ुद को मैसूर के राजा का उत्तराधिकारी मानते हुए उसने शासन किया। और दक्षिणी भारत में इनका सबसे बड़ा जो संघर्ष हुआ वो क्षेत्रीय शक्तियों से हुआ, और इसी के पुत्र टीपू सुल्तान ने भी दक्षिण में मराठों और फ्रांसीसियों के सहयोग से अंग्रेज़ों के साथ निरंतर संघर्ष किया। हैदराबाद की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए, अवध की बात की जाए, दक्षिणी भारत, मध्य भारत, मुस्लिम सूबेदार, मराठों की बात की जाए, मैसूर के हैदर अली की बात की जाए, ये वे क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, छोटे स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र राज्य थे जिन्होंने मुगलों के नियंत्रण से स्वयं को स्वतंत्र करते हुए 1700 से 1800 के मध्य स्वयं को स्वतंत्र करते हुए स्वतंत्र साम्राज्य को स्थापित किया, परंतु क्षेत्रीय शक्तियों के साथ ये संघर्ष करते रहे। अगला आता है उत्तर भारत में पंजाब। सिखों का उत्थान। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरोध में वैसे ही गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने धर्मयुद्ध प्रारंभ कर रखा था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद सिख जो थे या उन्होंने महाराणा रणजीत सिंह के समय में अपने आप को संगठित व शक्तिशाली बनाया।